अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुशामदीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि उस कहानी में शामिल है। हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। आफ़ताब की मध्यम होती हुई सुर्ख रोशनी जब कांच की बुलंद और आलीशान इमारत की 12वीं मंजिल पर स्थित मैक्सिमल कॉर्पोरेट के चमकदार शीशों से टकराती, तो अंदर का माहौल किसी पुरसुकून झील की तरह दिखाई देता था। बाहर से देखने वाले किसी भी आम इंसान को यही लगता कि यहाँ काम करने वाले लोग दुनिया के सबसे सुखी और शांत माहौल में रहते हैं। लेकिन इस मखमली सुकून के नीचे साजिशों, जलन और हसद की एक ऐसी तेज लहर हर वक्त जारी रहती थी जिससे सिर्फ दानियाल ही वाकिफ था। दानियाल इस पूरे दफ्तर का एक ऐसा खामोश तमाशाई और मुख्य गवाह था जिसकी मौजूदगी को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन उसकी तेज आंखें और चौकन्ने कान दफ्तर के हर एक कोने की हलचल को रिकॉर्ड कर रहे होते थे। दानियाल का काम दफ्तर के एक ऐसे रणनीतिक कोने में था जहां से वह न सिर्फ पूरी वर्कप्लेस की डेस्क पर नज़र रख सकता था, बल्कि कलीग्स के चेहरों के बदलते हुए भावों को भी पढ़ सकता था। इतना ही नहीं, कैंटीन की ठंडी दीवारों, कॉफ़ी मशीन के पास की फुसफुसाहटों, मुख्य गलियारे और सीधे मैनेजर के केबिन से आने वाली हल्की सरगोशियां भी किसी न किसी तरह हवा के झोंकों के साथ तैरती हुई उसके कानों तक पहुंच ही जाती थीं। वह अक्सर सोचता था कि कॉर्पोरेट की यह दुनिया बाहर से जितनी चमकदार है, अंदर से उतनी ही स्याह और ठंडी है, जहां हर इंसान दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। कहानी का असली आगाज उस दिन हुआ जब एक बेहद ठंडी सुबह कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अचानक एक ऑल स्टाफ मीटिंग बुलाई और कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े और बेहद अहम प्रोजेक्ट अल्फा का ऐलान किया। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का सीधा मतलब था कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में एक नई पहचान मिलना और इसके लीडर के लिए करियर की वो ऊंचाई जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। इसके साथ मिलने वाला प्रमोशन और मोटा बोनस दफ्तर के हर कर्मचारी की आंखों में लालच की चमक पैदा कर रहा था, और यही वह मोड़ था जहां से दफ्तर के लड़कों के बीच सालों से छिपी हुई दुश्मनियां और दूरियां खुलकर सामने आने लगी थीं। इस प्रोजेक्ट की कप्तानी और लीडरशिप के लिए दफ्तर में दो सबसे मजबूत दावेदार मौजूद थे। पहला दावेदार था हारिस, जो पिछले 5 बरसों से कंपनी के लिए दिन रात एक कर रहा था, जिसकी ईमानदारी की मिसालें नए आने वाले कर्मचारियों को दी जाती थीं और जो केवल अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर यहां तक पहुंचा था। दूसरा दावेदार था अरहम, एक ऐसा इंसान जो काम से ज्यादा अपनी जबान के जादू, चालाकी, कॉकटेल पार्टियों में बड़े अफसरों के साथ नेटवर्किंग करने और मैनेजमेंट की खुशामद करने में माहिर था। दानियाल अपनी सीट पर बैठा हुआ कंप्यूटर स्क्रीन की आड़ में इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज को बहुत गहराई से नोट कर रहा था। उसने देखा कि जब प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ तो हारिस के चेहरे पर जहां अपनी मेहनत पर भरोसा, एक संजीदा इरादा और काम के प्रति सम्मान था, वहीं अरहम की आंखों में एक ऐसी शातिर चमक थी जो किसी भूखे शिकारी की होती है, जो अपने शिकार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने, किसी भी नियम को तोड़ने के लिए तैयार बैठा हो। मीटिंग खत्म होने के बाद से ही दफ्तर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कैंटीन में चाय की चुस्कियों के साथ काम की बातें नहीं होती थीं, बल्कि गुटबाजी और कानाफूसी का दौर शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों में दानियाल ने अपने केबिन में बैठे बैठे यह महसूस कर लिया कि दफ्तर की आबो हवा में साजिश का जहर बहुत तेजी से घुलना शुरू हो चुका है।
एक शाम, जब दफ्तर का आधिकारिक समय खत्म हो चुका था और तकरीबन सभी लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके थे, दफ्तर में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा कर्मचारी बाकी थे जो देर रात तक काम करने के आदी थे। दानियाल अपनी कुछ पेंडिंग फाइलों को समेट रहा था कि उसे कैंटीन की तरफ से 2 लोगों की धीमी आवाज़ें आईं। वह बिना कोई आवाज़ किए हौसले से थोड़ा आगे बढ़ा और दीवार की ओट में खड़ा हो गया। उसने देखा कि वहां अरहम और उसका सबसे वफादार और करीबी साथी शहरयार आपस में खुसर-पुसर कर रहे थे। अरहम प्लास्टिक के कप में कॉफ़ी को हिलाते हुए बेहद धीमी मगर जहरीली आवाज़ में शहरयार से कह रहा था, शहरयार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर हारिस को इस प्रोजेक्ट अल्फ़ा से नहीं हटाया गया, तो हम दोनों का इस कंपनी में पत्ता साफ हो जाएगा। बॉस उसकी ईमानदारी का दीवाना है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वह सीधे मुंह के बल गिरे, शहरयार ने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन अरहम भाई, हारिस का काम बिल्कुल परफेक्ट होता है, हम उसे कैसे गलत साबित करेंगे? अरहम के चेहरे पर एक मकरंद मुस्कान उभरी और उसने कहा, काम परफेक्ट होता है ना? तो उसके काम को ही तबाह कर दो। हमें हारिस की इस प्रोजेक्ट फाइल को पूरी तरह खराब करना होगा, या फिर उसके कंप्यूटर डेटा में कुछ ऐसी बड़ी तकनीकी गलतियां डालनी होंगी जिससे जब वह प्रेजेंटेशन दे, तो मैनेजर सुलेमान की नज़र में उसकी साख, उसकी इज्जत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और बॉस का भरोसा उससे उठ जाए। दानियाल ने ये सब कुछ वहीं खड़े खड़े अपनी पूरी चेतना के साथ अपने कानों में जज़्ब कर लिया। उस वक्त उसका दिल बहुत जोर से धड़का और अंतरात्मा ने कहा कि वह फौरन भाग कर जाए और हारिस को इस खौफनाक साजिश के बारे में सब कुछ सच सच बता दे ताकि वह सतर्क हो जाए। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर के एक समझदार और तजुर्बेकार कॉर्पोरेट कर्मचारी ने उसे रोक लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस क्रूर कॉर्पोरेट दुनिया में बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। अगर उसने बिना सबूत के अरहम का नाम लिया तो अरहम उल्टा अपनी बातों के जाल में दानियाल को ही फंसा देगा और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए दानियाल ने तय किया कि वह सही समय का इंतज़ार करेगा और इस साजिश को अपनी आंखों से पूरा होते देखेगा ताकि वह सबूत जुटा सके। अगले कुछ दिनों के दौरान अरहम ने अपनी बिछाई हुई शतरंज की चालें चलना शुरू कर दीं। उसने सबसे पहले मैनेजर सुलेमान का भरोसा जीतने और हारिस के खिलाफ उनके कान भरने का काम शुरू किया। जब भी अरहम को मैनेजर के साथ अकेले बैठने का मौका मिलता, वह बहुत ही चालाकी से बातों बातों में कहता, सर, आपको नहीं लगता कि हारिस भाई अब इस कंपनी में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जितनी पहले लेते थे? मैंने सुना है कि वह किसी दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ गुप्त संपर्कों में हैं और शायद हमारी कंपनी का डेटा वहां लीक कर रहे हैं। इसीलिए वह आजकल इस प्रोजेक्ट पर बहुत सुस्ती से काम कर रहे हैं। सुलेमान, जो अरहम की चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा प्रभावित रहता था, उस